गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के ट्रिक्स। कोई भी परमाणु जैसे हमको दिया गया है, चाहे उसकी संरचना दी गई हो, चाहे वो उसका रासायनिक सूत्र दिया गया हो, तो उसको देख करके हम कैसे आसानी से उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला ट्रिक कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला ट्रिक है वो कहता है कि संकरण बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यदि हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ दें तो हमारा जो संकरण है वो निकल आ जाता है। अब ये जो ट्रिक है वो उन अणुओं के लिए यूज होता है जिसका या तो संरचना दी हुई हो या फिर यदि उसका सूत्र दिया हुआ है तो आपको उसकी संरचना बनानी आनी चाहिए। यदि आप संरचना बना ले रहे हो या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा है जहाँ पे संरचना ऑलरेडी दी गई हो तो वहाँ पर ये वाला जो ट्रिक है वो यूज होगा। अब ये कैसे यूज होगा, देखिए कि यदि संरचना को देख करके हम उसके सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगी। जो वैल्यू मिलेगी उसके माध्यम से हम संकरण को निकालेंगे। अब वो वैल्यू क्या क्या मिलेगी उसको देख लीजिए। मान लीजिए वैल्यू आता है 2। जैसे इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो संकरण का वैल्यू मान लीजिए आ गया 2, तो 2 यदि आता है तो वो हो जाएगा sp संकरण। उसी तरह से यदि 3 आता है तो sp2 संकरण होगा, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d और 6 के लिए हो जाएगा आपका sp3d2 संकरण और 7 के लिए उसी तरह से sp3d3 संकरण। इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा उसके आधार पर हम यहाँ से कंपेयर करके देख लेंगे कि वो कौन सा संकरण होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए आएगा कि हम संरचना को देख करके कैसे पता लगाए कि कहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और कहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। यदि मान लीजिए दो परमाणुओं के बीच में इस तरह से सिंगल बॉन्ड है तो जैसे हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। यदि कहीं पर सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है मतलब वहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, सिग्मा बॉन्डिंग। यदि मान लीजिए दो परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। और उसी तरह से यदि ट्रिपल बॉन्डिंग है दो परमाणुओं के बीच में तो एक जो होगा वो सिग्मा होगा और दो जो होंगे वो आपके पाई बॉन्ड होंगे, इस तरह से। तो यहाँ से हम सिग्मा बॉन्ड को भी इस तरह से निकाल लेंगे और जो लोन पेयर है वो हम स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं या फिर उसको वैलेंसी सील से कैलकुलेट करके भी हम लोन पेयर जो है वो निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब यदि कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना देखें तो कैसा होगा, सेंटर एटम होगा कार्बन और कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखें, हमेशा संकरण जो है वो सेंट्रल एटम का ही निकलेगा। सेंट्रल एटम का ही संकरण निकाला जाता है हमेशा। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा होगा, कार्बन होगा। अब कार्बन से दो ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े हुए हैं और देखिए इनमें बॉन्डिंग कैसी है, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यदि डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। मतलब इसमें से एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा आपका पाई। उसी तरह से यहाँ भी एक सिग्मा होगा और एक यहाँ पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब हमारे पास फार्मूले के अनुसार हम देखते हैं कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है 2। और उसके बाद हमारे पास लोन पेयर, तो जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम में देखिए कितना लोन पेयर है। तो कार्बन के पास तो संयोजी कोष में 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं। और चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ उसने क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर ली है, मतलब इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, लोन पेयर की संख्या 0। तो टोटल हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2, ये इस तरह से। अब 2 आ गया और 2 का मतलब क्या होता है, देखिए 2 मतलब होता है आपका sp संकरण। तो यहाँ पे कौन सा संकरण होगा, sp, ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड में होता है sp संकरण। उसी तरह से यदि हम पानी की संरचना देखें तो पानी में सेंट्रल एटम कौन होगा, आपका ऑक्सीजन होगा, ठीक है। सेंट्रल एटम हम कैसे निकालते हैं इसको भी आप ध्यान में रखिए। यदि कोई परमाणु है तो उस परमाणु में जिसकी संख्या सबसे कम होगी वो होगा आपका सेंट्रल एटम। या फिर मान लीजिए 2 ऐसे हैं जिनमें दोनों की संख्या बराबर है, 2 ऐसे परमाणु हैं कि दोनों की संख्या बराबर है, तो वहां पे हम कैसा सेंट्रल एटम निकालेंगे। तो उसका सिंपल तरीका ये होता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी वो सेंट्रल एटम होगा। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो सेंट्रल एटम कौन सा हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन में देखिए
अब हमको देखना है सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ एक हाइड्रोजन से इसने बॉन्ड किया है, एक हाइड्रोजन इससे बॉन्ड किया है। अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा। तो अब इसमें आप देख लीजिए कि इसमें टोटल बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। और लोन पेयर, तो देखिए ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, और इस सेंट्रल एटम के पास देखिए 2 लोन पेयर है, एक जोड़िए एक जोड़िए, टोटल कितने हैं 2, तो ये कितना हो गया 4। टोटल वैल्यू कितना निकल के आया 4। और 4 मतलब क्या होता है, 4 यदि है तो कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण। तो ये हो गया आपका sp3 संकरण, ऐसा पानी में होगा आपका sp3 संकरण। उसी तरह से जैसे ये फास्फेट आयन है, आयन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। फास्फेट आयन की संरचना इस तरीके की होती है। अब यदि इसमें देखें तो इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, आपका फास्फोरस होगा। अब फास्फोरस में देखिए कि फास्फोरस कितना बॉन्ड बना रखा है, एक ऑक्सीजन से यहाँ, एक ऑक्सीजन से यहाँ, और 2 ऑक्सीजन से यहाँ पे। अब ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा। यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है, तो डबल में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, मतलब यहाँ पे एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट करें तो टोटल सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा है यहाँ पे, ये 4 सिग्मा हो गया। और लोन पेयर, इस सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है तो नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर होता है 0। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 4, और 4 मतलब sp3 संकरण। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका sp3 संकरण, इस तरीके का। तो यदि संरचना दी हुई है या फिर संरचना नहीं दी हुई है और आपको उसका संरचना बनाना आता है, तो आप सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को कैलकुलेट करके उसमें जो संकरण है वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण हम और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया C2H4। अब यदि इसकी संरचना देखें तो ये इस तरीके का होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 2 कार्बन है, ये हो गया और ये हो गया। अब मान लीजिए इस एक कार्बन की, मान लीजिए ये हमारा पहला कार्बन, ये हमारा दूसरा कार्बन। अब इस पहले कार्बन का मान लीजिए हमको निकालना है संकरण। तो इस पहले कार्बन का यदि हम संकरण निकालेंगे तो इसमें आप देखिए कि ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिंगल है मतलब सिग्मा, ये डबल है मतलब एक सिग्मा और एक पाई। इस कार्बन का भी बॉन्ड देख लेते हैं, ये सिंगल है तो ये सिग्मा होगा, ये भी सिंगल है तो ये सिग्मा होगा। अब यदि इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के आसपास देखिए ये कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो एक ये बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड। तो इसमें एक सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये 3 सिग्मा है, मतलब टोटल यहाँ पे कितना है 3 सिग्मा। और यहाँ पे इस कार्बन पे कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है, मतलब ये हो जाएगा 0। तो टोटल कितना आ गया 3। अब 3 मतलब कितना होता है, 3 का मतलब होता है sp2 संकरण। तो यहाँ पे कौन सा संकरण होगा, sp2, इस तरीके का। यदि हम PCl5 को देखें तो PCl5 की संरचना इस तरह से होती है। सभी जगह सिंगल बॉन्डिंग है, मतलब ये सिग्मा होगा, ये सारे के सारे जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 5 सिग्मा है तो 5 + 0 टोटल हो गया 5। और 5 मतलब क्या होगा आपका sp3d संकरण। तो ये हो जाएगा आपका sp3d संकरण, इस तरीके का। यदि हम कार्बोनेट आयन को देखें तो कार्बोनेट आयन की संरचना इस तरह से होती है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, एक आयन रहता है, एक चार्ज रहता है इनमें। अब यहाँ पे देखें सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये एक सिग्मा और ये एक पाई। अब यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए टोटल सिग्मा कितने हैं, 3 सिग्मा है। कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है तो टोटल कितना हुआ 3 जी। तो इसमें कौन सा संकरण हो जाएगा, 3 है, 3 है तो आपका हो जाता है sp2 संकरण, इस तरीके का। ठीक है, तो यदि इस तरह से यदि संरचना दी हुई है तो डायरेक्ट आप उसमें सिग्मा और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको कैलकुलेट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस यौगिक का, उस अणु का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर आप उसका सिग्मा और पाई को कैलकुलेट कर लीजिए और आपका जो संकरण है वो निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिक नंबर 1। इसके बाद हम देखते हैं ट्रिक नंबर 2। तो आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 2, देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए देखिए हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जो टोटल कोई भी अणु है या कोई भी यौगिक है उसमें टोटल जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे उन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को हमको कैलकुलेट करना है। और उसके बाद क्या करना है, यदि उनकी संख्या 2 से 8 के बीच है तो उनको 2 से भाग कर देंगे, यदि 9 से 56 के बीच है तो 8 से भाग करेंगे, और यदि 56 से अधिक हुआ तब उसको 18 से भाग करेंगे।
तो भाग करने के बाद जो संख्या हमारी निकल के आती है वो जो है उस संख्या को फिर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं और निकल आता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। चलिए इसको करके देखते हैं कैसा होता है। तो चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसमें कितना संकरण होगा उसको इस ट्रिक के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए क्या करता है, ये बोलता है कि नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इसमें परमाणु उपस्थित हैं सभी के हमको निकालने हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं उसको भी देख लीजिए। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, यदि जो परमाणु है s ब्लॉक एलिमेंट है, तो s ब्लॉक एलिमेंट है तो जो उसका ग्रुप नंबर होगा, ग्रुप नंबर बराबर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस ग्रुप में वो होगा उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होगी। और p ब्लॉक के लिए क्या फार्मूला है, p ब्लॉक के लिए फार्मूला होता है जो भी उसकी ग्रुप संख्या है, जिस ग्रुप में वो उपस्थित है, यदि उसमें हम 10 घटा दें तो निकल आता है उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पर आप देखो P जो है, P फास्फोरस, फास्फोरस कौन से ग्रुप में आता है, तो फास्फोरस आता है आपके 15वें ग्रुप में। यदि 15 में हम 10 को घटा दें, 10 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे किसके, फास्फोरस के, मतलब फास्फोरस में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन किस में आता है, क्लोरीन आता है 17वें समूह में, P ब्लॉक एलिमेंट। तो 17वें समूह में आता है, P ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें 10 घटा दो, 17 में 10 गया तो कितना बच गया 7, तो ये हम ले लेते हैं 7। टोटल P कितना है 5, तो ये 5 से गुणा हो जाएगा। अब आगे इसको हल करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 धन 7 पंचे 35 बराबर ये हो जाएगा आपका 40। अब यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या मिली हमको, 40। तो 40 कहाँ आएगा, 9 और 56 के बीच में आएगा, 9 और 56 के बीच में आएगा। तो इससे किससे भाग करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 40/8। 8 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि 9 और 56 के बीच में है। अब 8 से इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 5। कौन सी संख्या निकल के आई हमारी, 5। तो अब यहाँ पर देख लीजिए 5, तो 5 मतलब क्या होता है sp3d संकरण। तो यहाँ पे कौन सा संकरण होगा, sp3d संकरण, इस तरीके का। चलिए एक उदाहरण और हम लेते हैं। तो इस बार हम ले लेते हैं NO3 माइनस आयन। अब यहाँ पर हम इस फार्मूला से इसका संकरण कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन सी फैमिली में आता है, कौन से समूह में आता है, 15वें। तो 15वां समूह है, P ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें 10 घटा दीजिए, कितना निकल के आएगा 5। तो नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। या फिर आपके पास एक दूसरा तरीका ये भी है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बोरबरी के अनुसार उसकी आप विन्यास निकाल सकते हैं। यदि आप उसका विन्यास निकाल पाते हैं तो वहाँ से भी आप उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको नाइट्रोजन का निकालना है, ये नाइट्रोजन का होता है 7, तो बोरबरी के अनुसार क्या हो जाएगा 2 5, तो ये 5 क्या हो जाएगा उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। या नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 8 का इसका बोर के अनुसार क्या हो जाएगा 2 और 6, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। तो आप ऐसे भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए बोर के अनुसार आपको निकालना नहीं आता है तो फिर आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। इस फार्मूले के थ्रू आप उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसी फार्मूले के अनुसार देखते हैं। नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फार्मूले के अनुसार 5 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 3। उसके बाद देखिए प्लस, अब यहाँ पे एक माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से ग्रहण किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने और अपने साथ जोड़ के रखा है, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, एक और क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है तभी तो माइनस चार्ज लगा है, इसलिए +1 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 24। ठीक है, 24 हो गया। अब देखिए 24 कहाँ है, 9 और 56 के बीच में आता है, मतलब इसको हम किससे भाग करेंगे 8 से। तो ये 24 को आप 8 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा 8 या 24, ये आ गया 3 मतलब कौन सा संकरण, sp2 संकरण। यहाँ पे क्या होगा sp2 संकरण हो जाएगा इस तरीके का। अब मान लीजिए हमने ले लिया है NH4+ आयन, अमोनियम आयन। अब इसको हम कैलकुलेट करें यदि, तो कैसा हो जाएगा, तो नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन अभी हमने निकाला था, टोटल कितना होगा 5, तो ये हो गया 5 प्लस हाइड्रोजन में संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 होता है, तो ये हो गया 1। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 1 × 4
प्लस अब यहाँ पे देखिए है एक धन आवेश। धन आवेश है मतलब वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर गया, जब वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब उस पर धन आवेश लगता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो ये हो जाएगा आपका ऋण 1। ठीक है, यदि धन आयन होगा तो वो माइनस हो जाएगा और यदि कोई ऋण आयन होगा तो वो प्लस हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये अब इसको हम कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा टोटल, यदि इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाता है 8। अब 8 हो गया तो देखिए अब 2 से 8 के बीच है तो किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो इससे आप 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो गया 4। 4 मतलब ये 4 मतलब होता है आपका sp3 संकरण, तो इसमें क्या होगा sp3 संकरण, इस तरीके का। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, उनको यदि इन संख्याओं के साथ यदि हम उनका गुणा कर देते हैं तो भी हम उसका संकरण जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रिक नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक नंबर 3, या इसको हम बोलते हैं सुपर ट्रिक। ये सुपर ट्रिक इसलिए क्योंकि अभी तक जो ट्रिक हमने देखा था उससे सबसे बेस्ट मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप अपने हिसाब से तय कीजिएगा आपको कौन सा ट्रिक अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं ये ट्रिक कैसे काम करता है। तो इस ट्रिक के अनुसार संकरण बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस एकल संयोजी परमाणु ऋण आवेश और पूरे का बटा 2। तो इस इक्वेशन में, इस समीकरण में यदि हम इन मानों को रखते हैं तो वहां से निकल के आ जाता है संकरण। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया CH4, ये जैसे हमने ले लिया CH4। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है एकल संयोजी परमाणु। तो जो ये एकल संयोजी परमाणु होते हैं या जिसको हम बोलते हैं मोनोवैलेंट एटम, ये मोनोवैलेंट एटम मतलब जो सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो संयोग करते हैं उनको बोलते हैं एकल संयोजी परमाणु। और ये कौन से होंगे, तो जो हाइड्रोजन होता है हमारा, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है और जो हैलोजन होते हैं ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो इनको बोला जाता है मोनोवैलेंट या एकल संयोजी परमाणु। अब आगे देखते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया CH4। अब CH4 में देखिए इस फार्मूले के अनुसार इसको हल करते हैं तो CH4 का क्या आ जाएगा। अब देखिए सेंट्रल एटम कौन सा होगा, कार्बन, और कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 4। तो ये हो जाएगा 4 प्लस एकल संयोजी परमाणु। अब इसमें क्या हाइड्रोजन और हैलोजन ये उपस्थित है, तो हाँ इसमें हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 4। तो ये हो जाएगा 4 ऋण आवेश। क्या इसमें किसी तरह का कोई आवेश है, धन या ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं है। तो ये हो जाएगा 0/2। अब इसको आगे हल करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/2। फिर इसको हल कर दीजिए तो ये हो जाता है 4, और 4 मतलब क्या हो जाएगा, 4 मतलब हो जाएगा आपका sp3 संकरण, इस तरीके का। क्लियर। यदि इसमें हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया IF7। अब IF7 में देख लीजिए I सेंट्रल एटम होगा आपका। अब I में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो I में संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 7, ये प्लस एकल संयोजी परमाणु मतलब मोनोवैलेंट मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन, तो इसमें हैलोजन उपस्थित है, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये जो फ्लोरीन है कितना है, टोटल है 7, माइनस इसमें किसी तरह का कोई आवेश है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 और टोटल का बटा हो जाएगा 2। अब इसको आगे हल करिए, कितना हो गया, 7 7 14, तो ये हो गया 14/2, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 7। अब 7 मतलब होता है आपका sp3d3 संकरण, ये हो जाएगा sp3d3 संकरण, इस तरीके का। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। आगे हम ले लेते हैं PCl5। ये PCl5 में कौन सा संकरण होगा देखते जाइए। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, P फास्फोरस। तो फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है आपका 5 प्लस एकल संयोजी परमाणु। क्या इसमें हाइड्रोजन हैलोजन है, तो हैलोजन है, कितना है 5 है, तो ये हो गया 5 बराबर ऋण हो जाएगा ये आवेश इसमें कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा 0, पूरे का बटा हो गया 2,
अब इसको हल कीजिए, कितना हो गया 10/2, आगे इसको हल कर लीजिए, कितना हो गया 5, ये, और 5 मतलब क्या होता है आपका sp3d संकरण। ये क्लियर, क्या आ गया sp3d संकरण। इसी तरह से जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं NH4 प्लस आयन, इसको सॉल्व करें तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 5 धन, मोनोवेलेंट कितने हैं 4 है, हाइड्रोजन इसमें 4 हाइड्रोजन है तो ये हो गया 4 ऋण। अब देखिए यहाँ पर आवेश है, एक आवेश है तो ये हो जाएगा कितना आवेश है, एक आवेश है, कौन सा है धन, तो ये हो जाएगा +1, ये हो गया प्लस आवेश है और कितना है 1 है, इस तरीके का। अब ये पूरे का बटा हो जाएगा 2। तो अब इसको हल करिए तो क्या होगा 5 और 4 9, और ये धन और ऋण, धन और ऋण गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ऋण, तो इसमें एक घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8, 8/2, इसको भाग कर दीजिए तो कितना आ गया 4, 4 मतलब हो गया आपका sp3 संकरण, इस तरीके का। आगे हम ले लेते हैं CO2। CO2 में क्या हो जाएगा, CO2 में सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन की संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। अब इसमें देखिए हैलोजन या हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो हैलोजन और हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस, इस पर कोई आवेश है नहीं है तो ये भी हो जाएगा आपका 0/2, तो इसको हल करिए, ये हो गया 4/2, भाग कर दीजिए तो कितना आ गया 2, और 2 मतलब क्या होता है आपका sp संकरण, ये 2 मतलब sp संकरण, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा sp संकरण। चलिए इसी तरह से मान लीजिए हम ले लेते हैं NO3 माइनस, ये NO3 माइनस। अब इसमें कौन सा संकरण होगा करके देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 5 धन। अब इसमें कोई मोनोवेलेंट परमाणु है क्या, एकल संयोजी परमाणु, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन इसमें से कोई है नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 0 ऋण। अब इसमें देखिए एक आवेश है, कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है, तो ये हो जाएगा ऋण 1 बटा हो जाएगा ये आपका 2। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 और 1 हो गया 6, तो ये हो गया 6/2, इसको भाग दे दीजिए, टोटल आ गया 3। अब 3 मतलब हो गया आपका sp2 संकरण, इस तरीके का। ठीक है, तो ये कई सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं और उनके थ्रू इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसीलिए देखिए ये जो फार्मूला होता है सबसे बेस्ट होता है, इसलिए मैंने इसको बोला सुपर ट्रिक। ठीक है, तो आज जो हमने अलग अलग ट्रिक्स देखे हैं इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, केवल ये प्रैक्टिस करने का है और कुछ नहीं है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो जो है वो बैठ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।